मिस मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं जो कि आप में से कुछ बच्चों के लिए पूछा जाता है, यानी कुछ बोर्ड्स में पूछा जाता है, और वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी पोम का ही एक पार्ट है। तो अब तक हमने जो भी था पोम से रिलेटेड जो भी चीज थी वो मैंने आपको सब का सब पढ़ा दिया है, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, चाहे वो पोम का एक्सप्लेनेशन हो। एक्सप्लेनेशन मीन्स यानी जो पॉइंट्स थे आप उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हो चुकी है हमारी। पोम में हमने पोएटिक डिवाइस जो है वो भी पढ़ लिए हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती है हमने वो भी पढ़ लिया है। अब रह गया था एक ये टॉपिक, तो सोचा कि इसको भी मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली आपको लिखना कैसे है। ठीक है, सारी पोम को आपको कैसे किस तरह से करना है, मैंने कुछ पोम के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं और आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी कि किस तरह से आप इसे लिखेंगे, और इसी तरह से बाकी की जितनी भी पोम्स है उनको आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये करने वाले हैं। ये कुछ बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको एक स्टेंजा दिया जाता है और स्टेंजा में आपसे कहा जाता है कि आपको इसका एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना सप्रसंग व्याख्या, सेम गोज टू इंग्लिश के। इंग्लिश में भी ऐसे ही हमको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, उसी को ही हम बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजें हमें लिखनी होती हैं इस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है। तो देखो, ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें हमको लिखना होता है हमारी किसी भी पोम को। हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेफरेंस दे रखा है। ये क्या करना है, ये आपको अकॉर्डिंग टू पोम, जो भी आपकी पोम गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी पोम जो है डस्ट ऑफ स्नो से अगर आपको आता है, तो उस रेफरेंस में आपको क्या लिखना है। तो रेफरेंस में आपको लिखना है कि ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं, हमारी पोम, दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम आर पोम। कौन सी पोम, उस पोम का नाम लिखना है और पोएट का नाम लिखना है। ठीक है, यहां पे आपको पोम नेम एंड पोएट नेम। ठीक है, आपको ये दो चीजें लिखनी है इसमें। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमको प्रसंग लिखना होता है कि इसमें क्या बताया गया है। तो जो भी इस चीज में बताया गया है इस पोम से रिलेटेड कि डिस्ट्रैक्शंस बताया गया है आइस एंड स्नो के लिए, सॉरी डस्ट के लिए अगर बोला है, तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या बताया है, डस्ट ऑफ स्नो में बताया है स्मॉल इंसिडेंट्स, वेरी सिंपल इंसिडेंट्स चेंज आवर होल लाइफ। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, यानी आपको इसमें क्या मैसेज मिला है, इसमें आपको क्या थीम मिली है, या सेंट्रल आइडिया से आप दो तीन लाइनें जो हैं आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना होता है। क्लियर। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जो भी आपको स्टैंजा गिवन होता है उस स्टैंजा में से ही आपको अपनी लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए लिखना होता है, जिसकी आपको स्टार्टिंग जो हो वो कैसे करनी चाहिए। उसके लिए देखिए क्या है, आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि इन दीज लाइन द पोएट टेल्स अबाउट। अब जो भी उस लाइन में जो भी चीज बताई गई है आप उसके बारे में लिखेंगे कि भाई इसमें हमको बताया गया है, इसके बारे में, उसके बारे में, जिसके भी बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइगर वाले में आ जाता है तो टाइगर वाले में क्या बताया उस लाइन में, तो उस लाइन से रिलेटेड आप एक दो लाइंस जो हैं वो लिख सकते हैं। फिर जैसे ही और भी अगर इसमें आपको और भी चीजें ऐड करनी है तो उसके लिए आप एक कनेक्टर की तरह इस चीज को यूज कर सकते हो कि दीज लाइन हैव मेनी लेयर ऑफ मीनिंग्स, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। फिर दूसरी और लाइंस डालनी है तो इन दीज लाइन, अब कोई और एक दो लाइन लिख देना, जो भी एग्जैक्टली लाइन है उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल के लिख देना। इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट द, जो भी उस लाइन के से रिलेटेड हो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन में अपनी राइमिंग स्कीम भी लिख देना, उससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि ये पोम को किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। तो आप अगर राइमिंग स्कीम है उसमें तो आप वो भी लिख दीजिएगा कि राइमिंग स्कीम ऑफ दीज लाइन इज दिस दिस एंड दीज लाइन गिव अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये एक लाइन जो है वो लास्ट में आप हर एक्सप्लेनेशन के बाद लिख देना। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है आपको एक साथ ही लिखना है कंबाइन करके। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स में बताया है कि कैसे लिखोगे। जब आप वैसे लिखोगे, कंप्लीट लिखोगे, तब आप ऐसे लिखना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद पहली लाइन में तो आप पूरा पोएट का नेम और पोम लिख देंगे। देन आप उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया है, किसके बारे में बताया जा रहा है, हमको क्या समझाना जा रहा है,
वो चीज आप उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन में जो है आप एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह से लिखेंगे जिसमें जो भी स्टैंजा आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। जो हमने पॉइंट्स में जो समझा है आप उसी से रिलेटेड अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिखना होता है। अब आपके पेपर में ही गिवन है एक जो क्वेश्चन आया था जिसमें स्टैंजा दिया गया था, उसमें लिखा गया था एक्सप्लेन करना है आपको इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। कुछ बच्चों ने मुझसे इसके लिए क्वेश्चन भी किया था डाउट ग्रुप में, तो वहां पे शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में उस चीज को नहीं समझाया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से आपको एक पेपर में क्वेश्चन मिला हुआ है जिसमें आपको ये स्टैंजा मिला हुआ है और इस स्टैंजा के साथ 2 क्वेश्चंस और गिवन है और टोटल आई थिंक ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई थिंक हाँ 4 मार्क्स का ही था। और एक आपको जो मिला हुआ है जिसमें आपको और करके क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी गिवन है आपको इस पेपर में जिसमें और किया हुआ और आपको नेक्स्ट स्टैंजा भी मिलेगा, बट उसमें फिर नहीं है एक्सप्लेन, ये नहीं दे रखा है कि आपको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना है। जिसमें नहीं दे रखा है तो उसको नहीं करोगे। अब आप कई बार क्या होगा कि हम क्वेश्चन को देखेंगे ही नहीं और ये स्टैंजा देखा, 2 क्वेश्चन जो गिवन है नीचे उनको किया, दैट्स इट। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज अगर आपको मिल जाती है और आपसे मिस हो जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको देखना होगा स्टैंजा कहां से लिया गया है। सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, फ्रॉम what I have tested of the desire I hold with those who favor fire, ठीक है। तो यहां पर ये कहां से लिया गया हम सबको पता है, फायर एंड आइस से लिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बताना है कि ये लाइन जो है कहां से ली गई है, हमारे पोएट जो है वो कौन है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनको लिखते हुए फिर आपको आगे उसी के साथ कंटिन्यू करना होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस वाले जो स्टैंजा है इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से आप लिखेंगे। और जब आप पेपर में लिखेंगे ना तो उसको किस तरह से लिखना, बहुत अच्छे से लिखना। जैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा आपने ब्लू पेन या ब्लैक पेन जो भी यूज किया, उसके बाद आप इसको इस तरह से ऐसे अंडरलाइन कर देना 2 बार, ताकि दिखते ही फोकस हो जाए कि अच्छा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, दीज लाइन्स, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट जो चीज है ना, ये कैसे लिखनी है, दीज, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स है ना तो उनके लिए लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये कहां से ली गई है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम, ठीक है। किसकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये अपोस्ट्रोफी लग के एस लगता है तो ये हमें पोजीशन दिखाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम यानी कविता, कौन सी कविता, फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस से ली गई है। ये हर चीज में, हर एक जो भी आपको स्टैंजा मिलता है और उसमें अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने को मिलता है तो ये पैटर्न याद कर लो कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसी 2-3 चीज, मैंने एक और डिफरेंट तरीका भी लिखा है इसमें, लेकिन आप वो भी लिख सकते हो। या एक चीज ध्यान रखो, एक फॉर्मेट ध्यान रखो, तो आप हर जगह पर वही अप्लाई करोगे तो ज्यादा ईजी भी रहेगा और आपको थोड़ा सा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो क्या करना, These lines, क्या लिखोगे, These lines have been taken from, कहां से ली गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता, पोम, जो भी पोम है उसको आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। और जब भी कभी हम किसी भी पोम का नेम लिखते हैं, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। जब भी हम किसी पोम को लिखते हैं तो उस पोम को लिखते वक्त आपको क्या करना है, जो भी आप उसका नाम लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं अ टाइगर इन द जू, है ना, ये लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे अ टाइगर इन द जू, नहीं, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जो भी उसके अंदर अगर प्रेपोजिशंस आती हैं और आर्टिकल्स आते हैं उन सबको आपको स्मॉल लिखना है और बाकी जितने भी उसमें वर्ड्स हैं उन सभी को आपको कैपिटल लिखना है। किसको, जो भी प्रेपोजिशंस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सबको आपको कैपिटल में लिखना है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे करके लिखेंगे अ टाइगर इन द जू को भी कैपिटल और इनको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में पैक करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको जो भी रीडर होगा उसको पता चल जाएगा अच्छा ये पोम का नेम है, ठीक है।
तो पहली चीज आपका ये हो गया रेफरेंस कि कहां से लिया गया है ये, क्लियर। अब लिखना है कॉन्टेक्स्ट कि क्या बताया गया है एग्जैक्टली इन लाइन से हमको क्या सीखने को मिलेगा या हमें कवि ने क्या बताना चाहा है। तो उसके लिए आप कुछ यूज कर सकते हो, क्या क्या यूज कर सकते हो, तो एक लाइन तो ये यूज कर सकते हो, द थीम ऑफ द पोम इज द, ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन, ठीक है, यहां तक का लिख के फिर आगे लिख सकते हो जो भी इसमें बताया गया है। तो क्या है, द थीम ऑफ द पोम इज द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द पैशन ऑफ लव एंड हेट। यहां पे क्या दिखाया है कि हमको बताया है विनाश का कारण जो है, डिस्ट्रक्टिवनेस का जो कारण बताया है वो बताया है एक तो लव और दूसरा हेट के बारे में। और ये सिंबॉलिक कर रहा है, मतलब एक समझा रहा है किसके बारे में, इंटरप्रिटेटिंग द पोम फायर स्टैंड्स फॉर द हीट ऑफ लव। फायर जो है वो किसके लिए दिखा रहा है, हीट ऑफ लव के लिए दिखा रहा है, एंड द पैशन वाइल आइज फॉर द कोल्ड ऑफ हेट। और जो आइस है वो किसके लिए दिखाई है, हेट के लिए दिखाई है। जो फायर है वो एक हमको पैशन के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है, और जबकि आइस जो है वो हमें किसके बारे में बता रही है, हेट के बारे में बता रही है। अब हमको यहाँ पे ना तो हमने कोई लाइन्स ली है, ठीक है, ना हमने किसी लाइन के बारे में कुछ बताया है। आपको सिंपल क्या करना है, पूरी पोम है ना, जिस पोम में जितने भी स्टैंजा है सबके लिए आप क्या करना, एक एक जो है समझ के रखना कि इसमें हमको एग्जैक्टली क्या लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल आइडिया लिखते हो ना, तो सेंट्रल आइडिया की ही कुछ लाइनें आप इसके अंदर ओन लैंग्वेज में बना के लिख देंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में भी हमको सीखने को ही मिलता है कि इसमें हमको क्या सीखने को मिला है। तो अगर आपने सेंट्रल आइडिया सीख लिया है, समझ लिया है कि उसको मुझे कैसे लिखना है, तो उसी में से कुछ लाइनें जो हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, या पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं, या यहाँ से हमको लेसन क्या मिल रहा है, इस पोएम की थीम क्या है, ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब एक अगर आपने पोम का एक इस तरह से समझ लिया तो इसको सभी पोम में जो है आप सभी पोम में नहीं, सभी स्टैंजा में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अ टाइगर इन द जू है तो टाइगर इन द जू में बहुत सारे स्टैंजा है, आपको सिर्फ एक ही अच्छे से समझ के अपने लिए रेडी रखना है, और उसी को ही अगर पोम का कोई भी स्टैंजा आ जाता है आप उसके साथ फिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक बार अच्छे से समझ लिया, हाँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज होगा, और वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि वो मैं पहले ही आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, चाहे प्रीवियस ईयर के भी जो अगर हैं तो वहां पे तो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस अभी हमने पॉइंट्स में भी इनको एक्सप्लेन किया था, तो उन पॉइंट्स को ही आप एक्सप्लेनेशन के साथ मर्ज करके, मतलब उसे कंबाइन करके पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो जो भी आपको लाइन्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन्स यहाँ गिवन है ये वाली, तो आप लिख दीजिएगा। तो ये लाइन लिख के लिखना, इन दीज लाइन द पोएट से दैट द वर्ल्ड इज एंड विद द फायर, ऐसे लिख सकते हो। फिर दूसरी लाइन के लिए चाहो तो दूसरी लाइन के लिख सकते हो। फिर टोटल आप इसमें एक्सप्लेनेशन क्या समझाया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो वो आप लिख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए वैसे, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाहती थी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको पोम, पोएट और पोएट का नेम और पोम का नेम आपको लिखना है। उसके बाद आपको एग्जैक्टली यहाँ पर आपको क्या समझने को मिल रहा है या हमको पोएट ने क्या सिखाया है वो चीज आपको लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे एक्सप्लेनेशन, और फिर आप उस लाइन जो भी आपको गिवन है लाइन, उनका आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, और एक्सप्लेनेशन हर स्टैंजा का अलग अलग होगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप सबके लिए सेम लिख सकते हो, वन पोम अप्लाई ऑल स्टैंजा, ठीक है, ठीक है। स्टैंजा एक अगर पोम है उसके लिए सारे स्टैंजा के लिए एक ये वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो सकता है। हर एक पोम के लिए आपको एक एक इस तरह से समझ के रखना है, बट पोम में अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो वो आपको सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप एक कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो सबका अलग होगा ना। आप किसी में आपको टाइगर के बारे में बता रहे, किसी में आपको लायन के बारे में बता रहे, तो आप सबके लिए एक्सप्लेनेशन तो सेम नहीं कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन आपको खुद से डिफरेंट स्टैंजा के अकॉर्डिंग समझना होगा, बट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप हर एक पोम का अच्छे से समझ सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरी पोम है एनिमल्स वाली, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या था, एनिमल में बताया था कि एक जो पोइट है वो ये बता रहे थे कि मुझे ह्यूमन से ज्यादा एनिमल ज्यादा ठीक लगते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ कंटेंट होते हैं, बहुत ही प्लीज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं, अपने सेंस के लिए बार बार रोते नहीं हैं, और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये सब चीजें हमको पोइट ने वहां पर बताई थी। तो आप ये सारी चीजें
उसमें किस में लिख दोगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख देना, भाई हमको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिल रहा है बस। और बाकी एक्सप्लेनेशन जो भी आपको दे रखा है लाइंस, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। ठीक है, क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर इस तरह से मिल जाएगा, ये लाइन अगर आपको मिलती है कि एक्सप्लेन करो द फॉलोइंग स्टैंजा को विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, आपको एक लाइन दे रखी, कुछ लाइंस दे रखी है, स्टैंजा दे रखा है, क्या दे रखा है, I think I could turn and live with animals. They are so pleased and the self-content. I stand and look at them long and long. ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, सबसे पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे क्या, These lines have been taken from Walt Whitman's। ठीक है, वॉल्ट विटमन्स जो है इसके पोइट हैं, तो आप ये लिख देंगे वॉल्ट विटमन्स पोम, कौन सी पोम, एनिमल्स। ठीक है, ऐसे अपॉस्ट्रोफे में डाल के आपको लिखना है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना है। अब आपको बताना है कि इस लाइन में हमको क्या बताया है, इन दीज लाइन्स द पोइट हैज शोन। अब हमने क्या किया, इसमें क्या शो करना चाहते हैं, तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें थीम था, इसमें कुछ और लिख दो। आप लिख सकते हो इन दीज लाइन द पोइट से अबाउट, ऐसे करके लिख सकते हो। तो कोई भी लाइन में आपको इस तरह से स्टार्ट करना है कि इसमें क्या बताया, किसके बारे में बताया है। शोन, क्या शोन किया है, द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इन हिज पोम। वेरी नाइस, बहुत सिंपल वर्ड्स और सिंपल चीजें। क्या बताया है कि इस लाइंस में पोइट ने शो किया है द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इन हिज पोम। ही हैज पॉइंटेड, अब वो पॉइंट कर रहे हैं, कौन, पोइट के लिए बता रहे हैं कि पोइट जो है ये बता रहे हैं, ही हैज पॉइंटेड आउट द evils presents inside the human brain। हमारे क्या बोलते हैं, इंसान के दिमाग में क्या होते हैं, गलत विचार होते हैं, बुरी चीजें होती हैं, which he thinks animals don't have। जबकि और वो क्या सोचते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये सब चीजें नहीं होती हैं। That is why he thinks that animals are much better than human beings। तो वो ये सोचते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा बेटर है, किससे, ह्यूमन बींग से। तो बेटर देन ह्यूमन बींग्स। क्या इसमें कुछ बड़े बड़े वर्ड्स यूज हुए हैं, नहीं, हमने सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बारे में बताया है। आप लिख सकते हो ह्यूमंस आर वेरी, क्या होता है, कंप्लेनिंग, है ना, कंप्लेन करने वाले होते हैं। और क्या लिख सकते हो, वेरी सेल्फ सेंटर्ड, नहीं, ह्यूमंस के लिख सकते हो कि ह्यूमंस आर वेरी इविल थिंग्स, हेट्रेड, बहुत सारे वर्ड्स जो इसमें डाल देना। जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स आर पोलाइट, नॉट डिमांडिंग, है ना। और इस तरह से अपने वर्ड्स डाल करके आप इसमें लिख सकते हो। जरूर नहीं आपको ऐसे लाइंस पता हो तो आप तभी लिखोगे। अब जब यहाँ तक तो लाइन बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप लिख सकते हो। ये वाली लाइन आपको नहीं पता है तो इसके लिए अपने वर्ड्स लिख दो कि जो, या फिर पोम से रिलेटेड लिख दो। ये जो गिवन है ना आपको, इसमें से लिख दो कि है ना, एनिमल्स जो होते हैं वेरी प्लीज्ड एंड द सेल्फ कंटेंट बट ह्यूमंस आर नॉट, ऐसे लिख दो, सिंपल ऐसा लिख दो। तो आपको लाइंस में से ही कुछ वर्ड्स निकाल के लिख सकते हो। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है, आप आराम से उस चीज को कर सकते हो। बस ध्यान रखना है प्रेजेंट, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। कि आपने जो भी लिखा है, जैसे आपने वॉल्ट विटमैन को लिखा है, फिर पोम लिख के आपने इसको इस तरह से लिखा है, तो वो चीजें हाईलाइट होती हैं। तो उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है और आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। जरूर नहीं हमको बड़े बड़े वर्ड्स और टफ वर्ड्स ही यूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनिमल्स में बहुत सारे स्टेंजा है। आपको एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को आपके स्टेंजा में डिफरेंट स्टेंजा में आप यूज कर सकते हो। बस पोम सेम होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि पोम अलग हो और आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये वाला चिपका दो, ये नहीं। ठीक है, जो भी पोइट है तो आपको क्या करना है, अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके एग्जाम में आता है या नहीं भी आता है, चलो ठीक है, नहीं भी आता है तो भी आप सबको पोम और पोइट नेम ये आपको याद रखना है। अपनी लिस्ट बना लो, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूलाज लगा के रखते हो वैसे ही इंग्लिश चाहे हिंदी दोनों में आपको ये चीज तो करनी ही करनी है। क्योंकि इससे रिलेटेड आप बहुत सारी, हो सकता है ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता हो, लेकिन इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने आंसर में इफेक्ट डालने के लिए। इसको आंसर में अगर आप इफेक्ट डालें, फॉर एग्जाम्पल आप सेंट्रल आइडिया आता है आपका, तो सेंट्रल आइडिया में भी पोम का नाम भी चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, पोएट का नाम भी चाहिए होगा। ये दो चीजें तो आपको अपने पास रखनी ही रखनी है। क्यों रखनी है,
क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। अगर जैसे कहीं पर थिंग्स वाले या थॉट्स वाले आते हैं तो वहां पर आप इसकी शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, इन दीज लाइन यूं करके। तो जरूरी नहीं है सिर्फ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत सी जगहों पे आपसे यूज हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट एक और स्टैंजा लेके आई हूं ताकि आपको एक और बार क्लियर हो जाए कि और उसमें क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पोम है अमांडा। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ठीक है, तो ये अमांडा का हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, वहां से लिया गया है। अब इसमें आपको वही कि कहाँ से लिया गया है, इसके पोइट कौन है, क्या बताया गया है इसमें, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कैसे करोगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, अमांडा इज रिटन। अब मैंने थोड़ा सा चेंज बताया इसमें, कैसे चेंज कर सकते हो आप, मतलब बहुत तरीके हैं लिखने के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो भी पोइट है वो लिखो, उसके बाद आपकी जो पोम है वो लिख दो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, जो भी आपको तरीका, जब मेरे को फर्स्ट वाला ज्यादा तरीका सही लग रहा है, उसमें वर्ड्स भी ज्यादा आ रहे हैं, दिखने में भी थोड़ा सा सही लगता है, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर पोम का लिखा है अमांडा इज रिटन, किसने लिखा है, अमांडा जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा, एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है जिनका नाम है रॉबिन कैलन। ठीक है, रॉबिन कैलन द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर पोइट जो है वो डील करते हैं विथ द थीम ऑफ टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। यहाँ पर जो पोइट है वो किससे डील कर रहे हैं, ऐसी थीम को दिखा रहे हैं जो इसमें जो एक यंग बच्चे जो हैं वो टॉर्चर हो रहे हैं और गलत तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा, बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, इन द पोम अमांडा इज अ यंग गर्ल हु इज कॉन्स्टेंटली इंसल्टेड बाय हर पेरेंट्स फॉर वेरियस मिस्टेक्स शी कमिट्स। अब यहां पर क्या बताया, अमांडा जो एक यंग गर्ल है। अब बताओ क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि भाई अमांडा इज अ यंग गर्ल हु इज कॉन्स्टेंट। अब आप ये, अगर आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा तो सिंपल लिख दो, अ यंग गर्ल हु इज इंसल्टेड बाय हर पेरेंट्स, बस इतना लिख दो। ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, आपको याद उस टाइम नहीं आता है तो छोड़ दो, आप सिंपल सिंपल वर्ड्स लेके अपने आंसर को, अपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को लिख सकते हो। नहीं पता चल रहा है, बड़े बड़े वर्ड्स उस टाइम नहीं दिमाग में आ रहे, आए तो लिख दो, वेरी गुड। नहीं आता है तो आप इस तरह से सिंपल चीजों से भी अपनी चीज को बता सकते हो। अब क्या यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस पोम में हमें क्या समझाया है, हाँ आ रहा है ना। In the poem, Amanda is a young girl who is insulted by her parents. इतना समझ में आ रहा है, पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाएगा। हाँ, ये थोड़े से स्पेशल इफेक्ट्स डाल देगा जिससे और डिटेल में हो जाएगा हमारा, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आंसर, उस सेंस में है। वरना हमको अगर सिंपल सिंपल वर्ड से भी हम इनको लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। एज अ चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड के, अगर एक बच्चा है उसको क्या होता है, she feels depressed and sorrowful in order to escape from the daily ill treatment. She imagines herself to be a free and enjoying. अब यहाँ पे जो वो ब्रैकेट वाली जो लाइन है ना, यहाँ से इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए भी बताया है, तो आप ये चीज भी चाहें तो इसमें डाल देंगे कि भी ट्रीट किया जाता है और चाइल्ड जो है वो हमेशा क्या चाहता है, फ्री रहना चाहता है। तो इसके लिए as a child she feels depressed and sorrowful in order to escape from, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और किस वजह से डिप्रेस फील कर रही थी और अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी, और इसके लिए वो क्या करना चाहती थी, एस्केप यानी भागना चाहती थी फ्रॉम द डेली इल ट्रीटमेंट, जो उसके साथ डेली जो गलत व्यवहार होता था उस चीज से बाहर निकलने के लिए, उस चीज से हटने के लिए, उस चीज से दूर होने के लिए वो घर से भागना चाहती थी। शी इमेजिन्स herself to be a free and enjoying, और वो अपने आप को कैसा इमेजिन करती है कि मैं कैसी हूँ, फ्री हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। तो ये चीज जो है आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल हमने छोटे छोटे वर्ड्स यानी सिंपल चीजों को लेकर के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा है। अब आपको क्या करोगे, अब आप जैसे मान लो एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन आप इसमें देखते जाओगे कि अब यहाँ पर दे रखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, फिर आप लिखेंगे कि अमांडा
जो है अपनी मम्मी के द्वारा क्या करवाई जा रही है, इंस्ट्रक्टेड की जा रही है किस किस चीजों के लिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेन करते जाओगे। फिर आप लिखोगे कि अमांडा जो है फील कर रही है अपने, तो एक्सप्लेनेशन आप इन लाइनों के थ्रू करोगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप पोम में एग्जैक्टली क्या समझाया गया है, किसके बारे में बताया गया है, वो लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन होगा कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी जैसे कि हिंदी होता है सप्रसंग, और व्याख्या जो है वो होता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो व्याख्या में आपको जो भी स्टैंजा दे रखा होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको पोएट का नेम, पोम का नेम और इसमें क्या बताया गया है, किस बारे में बताया गया है, क्या समझाना चाहा है, वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम शुरू कर देंगे हमारी आगे की कहानी, यानी कि हमारी नेक्स्ट बुक, क्योंकि मुझे पोम के लिए लगे थे कि कुछ पॉइंट्स मुझे ये भी कवर करवाने चाहिए, सो मैंने आपको करवा दिए। तो अब पोम में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में आता हो और मैंने ना करवाया हो, क्योंकि सब चीजें हमने कवर कर ली है। जहां जहां से निकल सकता है ना पोम से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारा हमने कर लिया है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।